हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैबिर तसुक। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का ये दूसरा वैसे क्लास है, क्लास नंबर 2 है। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है क्लियर? कंफर्म कर दीजिए तो आगे बढ़ा जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, ऑडियो वीडियो ओके है। 1 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। आज आपको सबको पता ही होगा, मेरे ख्याल से खुशखबरी मिल ही गई होगी कि अभी जो है सीआईबी अगर आप पास करते हैं ऑफिसर रैंक पे 2 इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर दी गई है नए सेटलमेंट के हिसाब से। पहले कहानी क्या थी? अगर आप क्लर्क में हैं, ठीक है, क्लर्क में हैं तो जेआईबी के लिए आपको 1 इंक्रीमेंट मिलता था, सीआईबी के लिए आपको 2 इंक्रीमेंट मिलते थे, ठीक है। और अगर आप ऑफिसर में हैं तो जेआईबी के लिए भी 1 ही इंक्रीमेंट था और सीआईबी के लिए भी 1 ही इंक्रीमेंट था, ठीक है। लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है, सीआईबी के लिए 1 और इंक्रीमेंट जोड़ करके अब ये कहानी ऑफिसर रैंक पर भी 2 कर दी गई है। तो बहुत अच्छी खबर है अपने आप में। अगर आप ऑफिसर रैंक पर हैं, जेआईबी पास करेंगे 1 और सीआईबी पास करेंगे 2, कुल मिलाकर के आपको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। बैंक ज्वाइन किया और 1 साल के अंदर अगर पास कर गए, मान लो 1 साल के अंदर में पास कर गए, तो आपको कुल मिलाकर के 3 और इंक्रीमेंट यानी 4 साल बाद की सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर से। लैपटॉप पे भी अवेलेबल है, बिल्कुल लैपटॉप पे देख सकते हैं। यूट्यूब पर अभी लाइव क्लास है, यूट्यूब पर तो आप लैपटॉप पर यूट्यूब खोल लीजिए, टीवी पर खोल लीजिए, आप टीवी पर देख सकते हैं इसको मौके पर, यूट्यूब को, ठीक है। तो भाई 2 इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर दी गई है, 2 इंक्रीमेंट की। तो ये एक अच्छी खबर है, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर ये लाइव क्लास रखी हुई है ताकि थोड़ा सा एक मोरल बूस्ट हो जाए आप सभी लोगों का। साउंड नॉट ओके, अच्छा ओके, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है बोल रहे हैं सर। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हेलो 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 सर, आवाज़ तो ठीक लग रही है मुझे। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से सर आवाज़ क्लियर है। थोड़ा तेज बोलूँगा तो आ जानी चाहिए। साउंड प्रॉब्लम, ओके, 1 मिनट रुको फिर। हेलो हेलो, आवाज़ तो सर आ रही है फिर भी। हेलो हेलो, हेलो, अभी देखिए आवाज़ क्लियर आ रही है? अब देखिए ज़रा सा। गुड इवनिंग सभी को, जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, गुड इवनिंग। अभी क्लियर है आवाज़? क्लियर कर दीजिए तो आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल से काफ़ी समय वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑडिबल है, चलो ठीक है, साउंड में कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, कल हमने जो है ऐप पर एक लाइव क्लास करी थी जिसमें हमने एनआरआई की डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने सारी बातें वहाँ पर क्लियर करी थी। 1 घंटे का लेक्चर था। अगर आपने वो क्लास ली है तो ये क्लास आसान पड़ेगी, अगर वो क्लास नहीं ली है तो आप आंसर
नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगी आपको। ओके, मैं थोड़ा तेज बोलता हूं सर अगर स्लो साउंड है तो देखो इसमें हमने देखा था कि अगर आपको ये चेक करना है कोई व्यक्ति रेजिडेंट है या नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आपको नॉन रेजिडेंट के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ रेजिडेंट की परिभाषा देता है। ठीक है, तो हमने देखा था कोई व्यक्ति रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन में से कोई एक फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन थी कि वो इंडिया में 182 दिन या उससे अधिक रहे। दूसरी कंडीशन थी कि, और ये एक और खास बात थी यहां पर, कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या मोर रहे तो उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में एनआरआई सॉरी रेजिडेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। साउंड लो, हेलो, ओके, तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि भाई पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या मोर रहना चाहिए। फिर दूसरी, या अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, जिसमें कंडीशन ये थी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज या मोर रहना चाहिए और उसके पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में टोटल मिलाकर के 365 दिन रहना चाहिए। ये कंडीशन दोनों में से हमने एक देखी थी, कोई भी ट्रू हो जाएगी तो उस व्यक्ति को रेजिडेंट कह देंगे। फिर बाद में हमने देखा था कि ये जो 60 डेज वाली कंडीशन है इसमें कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं, कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ओके, ठीक है, अब कुछ रिलैक्सेशन दिए गए। रिलैक्सेशन क्या दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन पर्पज क्या होना चाहिए, वो बिजनेस करने जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, या किसी क्रू का, किसी शिप का मेंबर है, कोई नाव जा रही है उसका मेंबर है, तो ऐसे केसेस में, या कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है केवल विजिट के पर्पज से, यहां जो है सेटलमेंट के पर्पज से नहीं आ रहा है, तो उस केस में जहां 60 डेज थे उसको बढ़ा करके 182 दिन कर दिया गया था। हाँ सर कह रहे हैं कि हमें लगता है कि शायद डायरेक्टली एमसीक्यू से स्टार्ट करना चाहिए। सर दो मिनट और दे दीजिए, जो है वो रिवाइज करवा दूं। 2 मिनट और दे दीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं, एमसीक्यू दे देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने देखा था कि 2020 का जो अमेंडमेंट हुआ वहां पर यह कंडीशन की गई कि ये जो 182 दिन का रिलैक्सेशन था इसको खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए और उसकी इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख से अधिक है, तो उस केस में जो 182 दिन है उसको घटा करके 120 दिन कर दिया गया। ये सारी कंडीशंस हमने डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करूंगा सर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स ट्राई इट। ठीक है, आइए देखिए, आंसर करिए सर। पहला क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप इसको। सर लैपटॉप पे जैसे आप YouTube ओपन करते हैं वैसे ओपन करिए सर। YouTube पर जाइए, CIB विद अशोक, वहां पर होगा होम, वीडियोज, लाइव, कम्युनिटी, तो लाइव पर जाइए, वहां पर मेरी वीडियो चल रही होगी, वहां से आप स्टार्ट कर लीजिए। लैपटॉप पर अवेलेबल है सर, YouTube है, सिंपल समझो ना। आप टीवी पर देख सकते हो, इट्स YouTube, सारी फंक्शनलिटी उन्होंने कर रखी है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर करेंगे फटाफट, सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए हमारे साथ लगभग जो है 80 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज जो है सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजय लेफ्ट इंडिया फॉर यूके ऑन 20/10/2022, सो व्हाट विल बी अजय रेजिडेंशियल स्टेटस इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, आंसर करिए। जो है ए कह रहे हैं रेजिडेंट होगा। ए ए ए ए ए ठीक है, सभी लोगों के आंसर यही आ रहे हैं। और लोग आंसर करिए, लॉजिक देखिए, समझिए चीजों को, क्यों ए कह रहे हैं उसके पीछे वजह देखिए। तो देखो इसमें हमें पता करना है अजय का रेजिडेंशियल स्टेटस किस फाइनेंशियल ईयर में, 2023-24 में। थोड़ा सा लॉजिक बता दूं, आगे कोई नहीं बताऊंगा, इसमें बता देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, 2023-24 में इस फाइनेंशियल ईयर में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाओगे और वहां नंबर ऑफ डेज देखोगे। तो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, तो 2022 और 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें नंबर ऑफ डेज देखने हैं। ठीक है, चलो 2022 और 23। 2022 कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या इस बीच में हमारा बंदा गया हुआ है?
हाँ, इसी बीच में हमारा बंदा गया है, बीच में किसी डेट को 20/10/2023 को वो 22 को जो है देश छोड़कर चला गया है। इसका मतलब वो 1 अप्रैल से लेकर के और 20/10/2022 तक इंडिया में रहा है। अब कितने दिन रहा है ये आप काउंट कर लीजिए, बस इतना ही काम बचा है। अगर नंबर ऑफ डेज 182 या उससे अधिक हो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारा बंदा जो है रहा है कब, अप्रैल में रहा है, ठीक है, अप्रैल में रहा है, मई में रहा है इंडिया में, जून में रहा है, जुलाई में रहा है, अगस्त में रहा है, सितंबर में रहा है और अक्टूबर में भी 20 दिन रहा है, क्योंकि वो 20/10 को छोड़कर जा रहा है, तो अक्टूबर में 20 दिन रहा है। अप्रैल 30 का है, मई 31 की है, जून 30 का होता है, ठीक है, जुलाई 31 की होती है, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का होता है। अगर ये सारा आप जोड़ लेंगे, ये सारे नंबर ऑफ डेज जोड़ लें, तो मैं मान लेता हूँ सब में 30-30 दिन ही है, अगर मान लेते हैं तो 3 1 2 3 6 180 दिन ये हो गए और प्लस 1 1 2 1 3 तो 103 183 और 20 दिन यहाँ 203 दिन जो है फ्रेंड्स हमारे टोटल बन रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति इंडिया में 182 दिन या उससे अधिक रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान देंगे इस सवाल को कि किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस किस फाइनेंशियल ईयर का निकालना है, 2023 और 24 का, और आप नंबर ऑफ डेज काउंट कहां करेंगे, पिछले फाइनेंशियल ईयर के। यही उसकी परिभाषा थी, जब हमने पढ़ा था तो पहले शुरुआत में यही प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया था, ठीक है, क्लियर हो जाती बात। देखिए यही अजय वाला क्वेश्चन हम कम से कम 4 तरीके से करेंगे, तो कंफ्यूजन ना पालिएगा। अजय ने यूके के लिए छोड़ा था, इतनी तारीख को 23-24 का निकाला है, अब आपने वही पूरी मैंने मैथमेटिक्स आपको समझाई हुई है। सो ही विल बी रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं है, बस फाइनेंशियल ईयर बदल गया है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 2 का डी। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग सेल्फ सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, तो मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, आप खुद आंसर करिए। सेम क्वेश्चन है, बस फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है। सो आंसर की 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में अजय जो है क्या रहेगा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कांट से, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। टू का ए, 2 का सी, रेजिडेंट, बी, 2 का ए और बी दोनों आंसर आ रहे हैं। देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। ए भी आ रहा है लोगों का आंसर, बी भी आ रहा है। तो देखिए इसमें हमें पता करना है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ठीक है। तो अगर 22-23 में पता करना है तो इसका मतलब हमें जो है नंबर ऑफ डेज गिनने होंगे 2021 और 22 में। 21-22 ऐसे लिख लिया करो कि कब से शुरू हो रहा है, 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को ये खत्म हो जाएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान देखो अजय कहाँ था, अजय तो 2022 में छोड़ के गया है अक्टूबर में, और हमारा खत्म हो जा रहा है कहानी मार्च में ही, ठीक है। इसका मतलब वो इंडिया में ही पड़ा रहा, इंडिया में ही रहा भाई। अगर वो यूएसए गया है 10वें महीने में तो इसका मतलब उसके पहले वो हमेशा इंडिया में ही रहा है, कोई और एजम्पशन करने की जरूरत नहीं। और अगर वो इंडिया में रहा तो 365 के 365 दिन जो है इंडिया में ही पड़ा रहा है, तो 182 दिन की क्राइटेरिया पूरी होगी। सो ही विल बी कॉल्ड रेजिडेंट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोल देंगे, ठीक है। चलिए अगेन सेम क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर बदल गया, फिर से सेम क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर बताएं, बदलेंगे 2024-25 के लिए। आप बताइए, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, जरा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में हल्का हल्का चेंज हो रहा है। अजय ने इंडिया को छोड़ दिया है यूएस के लिए 20/10/2022 को, और इंडिया लौट आया है सेम फाइनेंशियल ईयर में, सेम फाइनेंशियल ईयर में लौट आया है। तो अब आपको बताना है कि अजय का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में क्या होगा। अजय का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में क्या होगा, यू हैव टू आंसर दैट। 3 का ए, 3 का बी, 3 का सी, 3 का डी, ऐसे करके आप आंसर करिए प्लीज। जो है हेल्पफुल रहता है मुझे नॉलेज में रखने के लिए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। टैलेंटेड बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे लगा था, मुझे तो खुद जो है पढ़ करके बेहोशी आती थी, लेकिन आप लोग तो बहुत तेजी के साथ आंसर कर रहे हैं,
मुझे कोई डाउट नहीं है, आप सब के सब जो है अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, नो डाउट। 3 का बी नॉन रेजिडेंट, ओके। 3 का ए, देखिए जिनके आंसर गलत हो जाएं वो जरा सा क्लियरली सोचें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा लॉजिक मैं देता हूं, उस चीज पर विचार किया करिए कि आखिर आपने क्या गलत सोचा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने गलत सोच लिया। देखिए अगेन सेम कहानी वही, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का पता करना है तो हमें क्या करना होगा, 2023 और 2024 है ना, 2024 में देखना होगा कि ये व्यक्ति कहां था, यानी 1 अप्रैल 2023 से शुरू करके 31 मार्च 2024 के बीच में अजय कहां था। इन्होंने कहा कि ये 20/10/2022 को चला गया छोड़ के, लेकिन इंडिया सेम फाइनेंशियल ईयर में लौट आया है, यानी वो 31 मार्च 2023 तक लौट आया है, ठीक है, यानी 31 मार्च 2023 तक वो लौट आया है, पक्की बात है। अगर 31 मार्च 2023 तक लौट आया है, इसका मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान वो पक्का इंडिया में रहा होगा, क्योंकि फिर जाने की बात नहीं हो रही है, तो यानी पूरे साल अगर यहां रहा है, सो ही इज अगेन रेजिडेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियरिटी बढ़ती जा रही होगी, अब आपका कॉन्सेप्चुअल थॉट प्रोसेसिंग अच्छी हो रही होगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार हम अलग पैमाने पर चढ़ा रहे हैं, तो आपकी सोच जो है अच्छी हो रही है, जो मुझे लगता है भाई। और अगर बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं है, स्किप कर दो, ठीक है। सेम क्वेश्चन नई लैंग्वेज के साथ, फिर से अजय देश छोड़कर जा रहा है, उसी डेट को छोड़कर जा रहा है, लेकिन हमेशा के लिए, फॉर गुड का मतलब, अगर आप हिंदी भाषी हैं, फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए होता है। अजय ने यूएसए के लिए इंडिया को छोड़ दिया है 20/10/2022 को, हमेशा के लिए, फॉर गुड हमेशा के लिए। तो अजय का स्टेटस आप बताइए रेजिडेंशियल कब, 2024 और 25 में। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 4, 4A 4B ऐसे करके आंसर करेंगे, ठीक है। अगेन अजय ने इंडिया को छोड़ दिया है, यूएसए चला गया 20/10/2022 को, हमेशा के लिए गया, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब इंडिया लौट नहीं रहा है, इसके पहले इंडिया लौट रहा था या चला ही गया था, लेकिन इस बार बताया गया कि वो इंडिया छोड़ के जा चुका है, हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए छोड़ के अमेरिका बस गया जा करके। अब आप बताइए कि वो व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या रहेगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। 4 का बी आंसर आ रहा है, 4B, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर्स, ठीक है। काफी काबिल हो गए हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमेशा के लिए, फेमा एक्ट के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं, अभी हम इनकम टैक्स के हिसाब से देख रहे हैं। अगर फेमा के हिसाब से देखें तो सीधी सी बात, अगर इंडिया छोड़ के गया है तो बात ही खत्म हो जाती है, वो एनआरआई हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डेज का भी देख लेते हैं, तो देखो 20/10/2022 को छोड़ के गया है, हमें 2024 और 25 में चेक करना है फाइनेंशियल ईयर में, तो हम चेक कब करेंगे, 2023 और 24 वाले में, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में वो कितने दिन इंडिया में रहा है, ठीक है। ये छोड़ के चला गया 20/10/2022 को, उसके बाद इंडिया कभी आया ही नहीं, इसका मतलब वो इस दौरान कभी इंडिया में रहा ही नहीं होगा, 0 डेज उसने इंडिया में बिताए हैं। सो ऑब्वियसली 182 दिन 60 दिन कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, सो ही विल बी नॉन रेजिडेंट। चलो गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए, ये आसान सा सवाल है, बहुत ज़्यादा हो गया था नंबर ऑफ डेज गिनते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का सी, 5 का सी, 5 का ए, 5 का बी, 5 का डी, सारे ऑप्शन किए दे रहे हैं, गुड। एनआरआई अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो किसके द्वारा फ्रेम किए जाते हैं, आरबीआई केवल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल करती है, दोनों मिलकर करते हैं, इनमें से कोई नहीं करता है। तो देखो एनआरआई से रिलेटेड जो रूल बनते हैं फेमा एक्ट 1999 के तहत बनते हैं, और ये काम दोनों भाई मिलकर करते हैं। कौन कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर के रूल बनाते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आईआईबीएफ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसमें कोई नहीं डाउट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। पहला, सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
1961 डिफाइन नॉन रेजिडेंट इंडियन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज अ पर्सन स्टेज आउटसाइड इंडिया। दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस नॉन रेजिडेंट। तीसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस रेजिडेंट्स। चौथा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 गिव अस डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट एंड दोज हु आर नॉट रेजिडेंट आर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। सो अब आपको आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में गलत कौन सा स्टेटमेंट है, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन करता है नॉन रेजिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 6 का डी, आपको बताना है सर कौन सा गलत है, ठीक है। देखो इसमें गलत जो है पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो रहा है उसके हिसाब से आउटसाइड इंडिया, उसके हिसाब से नॉन रेजिडेंट को डिफाइन करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये नॉन रेजिडेंट को नहीं डिफाइन करता है, रेजिडेंट को डिफाइन करता है, और जो रेजिडेंट नहीं होते हैं उन्हीं को नॉन रेजिडेंट माना जाता है। ये एग्जैक्ट वही करेक्शन, वही स्टेटमेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स एक्ट जो है नॉन रेजिडेंट को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है कि नॉन रेजिडेंट को नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया है, ये बात सही है। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा दिया हुआ है, वो बोलते हैं ऐसा लेकिन डेफिनेशन नहीं देते, बोलते हैं कि हम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करेंगे लेकिन देते नहीं। सो योर आंसर विल बी बी। ध्यान रखिएगा गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड रेजिडेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है इनमें से कौन सा रेजिडेंट कहलाएगा, इनमें से कौन से लोग रेजिडेंट कहलाएंगे। बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन दी हुई क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको बताना है। हर एक को टेस्ट करिए, ए होगा रेजिडेंट कि नहीं, बी होगा कि नहीं, सी होगा कि नहीं, डी होगा कि नहीं। पहला है इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 182 डेज आर मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दूसरा है इफ अ रेजिडेंट आर पीआईओ इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तीसरा इफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया for more than 181 days in the preceding financial year। चौथा if an individual is in India for 364 days or more in last 4 financial year, जो कि immediately preceding है previous financial year के, और एटलीस्ट 60 दिन रहा हो preceding financial year में, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेजिडेंट कहलाएगा। सेवन का बी, इनमें से कौन सा रेजिडेंट कहलाएगा। आंसर अगर आप देखना चाहें तो आंसर ये है, आंसर में ये विकल्प है आपका, केवल ए रेजिडेंट कहलाएगा, ए और बी दोनों कहलाएंगे, ए बी सी तीनों कहलाएंगे, ए बी सी डी चारों कहलाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन है, यानी कि आपको ये करना है देखिए कि इनमें से कौन सा रेजिडेंट नहीं हो सकता है, बस ये देखिए, है ना, यानी कि सभी रेजिडेंट होंगे। ओके ऑल, थोड़ा बारीकी से परखिए हर एक लाइन को तो आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। देखो यार भाई, देखो 365 डेज आर मोर की परिभाषा होती है, तो 365 दिन या उससे अधिक होना चाहिए, तो ये तो 100% गलत है, ये गलत है। ये व्यक्ति कभी भी रेजिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 365 दिन या उससे अधिक होना चाहिए, 364 दिन नहीं है, गलत है, ठीक है। डी नहीं होगा, ठीक है। बाकी लोगों को टेस्ट करिए, पर डी जो है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, यहां 365 लिखा होता, अब ये हो जाता रेजिडेंट। देखो पहला है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जो इंडिया में 182 दिन या उससे अधिक रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसे व्यक्ति को हम रेजिडेंट कह सकते हैं। इंडिविजुअल लगा हुआ है, कोई ऐतराज नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब विदेशी भी रेजिडेंट भी हो सकता है, पीआईओ भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकते हैं, वो हमारे देश के रेजिडेंट हो सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, तो ये सही है। दूसरा, वो व्यक्ति रेजिडेंट है या पीआईओ है और इंडिया में कम से कम 182 दिन, देखो वही सेम बात, 182 दिन या उससे अधिक कहिए,
एटलीस्ट 182 दिन कहिए या मोर देन 181 दिन कहिए। देखिए तीनों एक ही बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबका मतलब यही है 182 या उससे अधिक का, ये तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो अगर रेजिडेंट है पीआईओ है, अगर इंडिविजुअल ही सीधे सीधे हमारा जो है 182 दिन से अधिक रहता है, 182 दिन या उससे अधिक रहता है, तो वो रेजिडेंट हो जाता है। तो रेजिडेंट सॉरी है ना, तो अगर हमारा सिटीजन, यहाँ पर सिटीजन या पीआईओ है तो वो तो 100% ही होगा, तो दूसरा भी रेजिडेंट होगा और तीसरा भी रेजिडेंट होगा, क्योंकि देखो तीसरे में केवल यही तो कहा गया मोर देन 181 दिन, लैंग्वेज का खेल किया गया है आपके साथ में। सो पर्सन ए, बी एंड सी ये तीनों रेजिडेंट हैं, ये व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल यहाँ अगर 365 कर दिया जाए तो ये भी रेजिडेंट आपका हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बारीकी से जरा सा पढ़िएगा चीजों को, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, क्वेश्चन इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप गलत करें। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड रेजिडेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा, आपको आंसर करना है। कोशिश मेरी यही है कि आपको IIBF लेवल का ही जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाए, ठीक है। पढ़िए जरा ध्यान से और फिर बताइए। दूसरी कंडीशन है ये रेजिडेंट की, दूसरी कंडीशन, हर एक चीज को तराजू पर तौलेंगे आप और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में 365 दिन या उससे अधिक हो, सही है, 365 दिन या उससे अधिक हो, सही है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं है सर, 4 फाइनेंशियल ईयर है, तो ये हट गया। चलो यहां आओ, 365 दिन या उससे अधिक हो, इंडिविजुअल हो, 365 दिन या उससे अधिक हो, सही है। लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर हो, ये भी सही है। उसके बाद में एटलीस्ट 50 दिन नहीं है सर, ये 60 दिन है, तो ये भी नहीं होगा रेजिडेंट हमारा, ठीक है। यहाँ 60 दिन है तो ये भी फंस गया। इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर 364 डेज आर मोर, तो ये तो यही फंस गया, क्योंकि 365 दिन होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। एन इंडिविजुअल जो कि इंडिया में हो, इंडिविजुअल होना चाहिए इंडिया में, 364 मोर देन 364 डेज। देखिए मोर देन 364 डेज, भले ही यहाँ 364 लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि 365 दिन या उससे अधिक की बात हो रही है, क्योंकि उसने कहा मोर देन 364 डेज, 364 डेज, इसका मतलब उसने एक दिन बढ़ा लिया, भले ही 364 लिखा है, समझो इस बात को, ठीक है। तो ये व्यक्ति 365 वाली कसौटी पर आता है, 4 फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए, वो भी ठीक है, और 60 दिन या उससे अधिक बिताना चाहिए उसको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में इस कसौटी पर। ये चारों मतलब जितने भी हमारे क्राइटेरिया हैं, इंडिविजुअल होना चाहिए, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज या उससे अधिक रहना चाहिए, और इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन या उससे अधिक रहना चाहिए। सो डी विल बी आवर रेजिडेंट, डी ही रेजिडेंट हो सकता है, बाकी जो है कोई रेजिडेंट नहीं होगा इनमें से। डी रेजिडेंट है, आप लोग आंसर देख लीजिए, योर आंसर शुड बी डी। कौन है इसमें से रेजिडेंट, योर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ अ पर्सन लिव्स 210 डेज इन इंडिया इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड 100 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, देन व्हाट विल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन करंट फाइनेंशियल ईयर, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आप आसान आंसर कर पाएंगे आसानी से। 9 का ए, ओके, 9 का बी, ओके, ए बी खेल चल रहा है ए और बी के बीच में। सभी लोग आंसर करिए भाई, जो है अगर आप समय दे ही रहे हैं, बैठे हैं लैपटॉप पर या मोबाइल पे, तो प्लीज आंसर करिए। अब जो लोग 9 का बी कह रहे हैं वो गलत हैं, है ना, थोड़ा सोचो जरा सा। बोल रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। करंट फाइनेंशियल ईयर में कह रहा है तो हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसके नंबर ऑफ डेज देखने होंगे,
नंबर ऑफ डेज, कितने सारे क्वेश्चन मैंने करवाए अभी तक। पिछले फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल में उसके नंबर ऑफ डेज देखिए, करंट का छोड़ दीजिए, तो हमारे काम का ये 100 दिन किसी काम का नहीं है करंट फाइनेंशियल ईयर में, चाहे रहे चाहे ना रहे। हम देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसने 210 दिन बिताए हैं। 182 डेज आर मोर अगर हो गया तो वो जो है रेजिडेंट हो जाता है, और 210 दिन बिताया है तो एकदम जिंदा रेजिडेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नो सेकंड थॉट, ही इज अ रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट नहीं होगा भाई। जिसने आंसर किया है बी गलत है, आप सोचिए इस बारे में कि क्यों नॉन रेजिडेंट हो सकता है। आप इस बात का जवाब देखिए ना भाई, आप इस 100 दिन के चक्कर में मत पड़िए। 100 दिन आपको सिर्फ कंफ्यूज और भ्रमित करने के लिए रखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में अभी के मौके पर, क्योंकि आपसे करंट फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है। मैंने ये बात आपको कई सारे एग्जांपल्स करवा करके समझाई कि अगर जिस फाइनेंशियल ईयर का पूछ रहे हो उससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में नंबर ऑफ डेज गिनने हम बैठते हैं। ठीक है, चलो 60 डेज वाले तक जाने की जरूरत ही नहीं। जब पहली क्राइटेरिया 182 डे की पूरी हो गई तो हम दूसरी कंडीशन में जाने का सरदर्दी लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, if a person goes to US for purpose of employment or for the purpose of business establishment, then what relaxation has been provided in income tax act 1961। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक व्यक्ति यूएस गया हुआ है, लेकिन वो वहां पर जॉब के पर्पज से, इंप्लॉयमेंट के पर्पज से गया हुआ है या कोई बिजनेस स्टेब्लिश करने के पर्पज से गया हुआ है, तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है ऐसे लोगों को। 60 डेज का क्राइटेरिया जो है अपडेट कर दिया गया 182 दिन से, 60 डेज का क्राइटेरिया अपडेट कर दिया गया है 120 डेज से, 60 डेज का क्राइटेरिया अपडेट कर दिया गया 365 डेज से, या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10। टेन ए 10B दोनों खेला जा रहा है। टेन ए 182 डेज, ए डी ए बी सारे आंसर मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। देखिए, अगर हमने ये देखा था, मैं जो समरी आपको समरी रिवाइज करवा था इसीलिए करवा रहा था, उद्देश्य मेरा यही था कि एक बार देख लो। अगर कोई व्यक्ति, देखो वैसे क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है 182 डेज का पहला, और दूसरा है 60 + 365 का। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है यूएस जा रहा है, जॉब या विदेश जा रहा है, ठीक है, और वहां पर वो क्या करने जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, या वहां पर कोई बिजनेस लगाने जा रहा है, मीटिंग में नहीं जा रहा है, बिजनेस मीटिंग में नहीं, वहां जॉब करने जा रहा है या वहां पर बिजनेस लगाने जा रहा है, तो वहां पर रिलैक्सेशन दिया गया कि भाई 60 दिन ना गिन करके हम 182 दिन गिनेंगे। क्या करेंगे, 60 डेज के क्राइटेरिया को अपडेट करके 182 दिन कर दिया गया। ठीक है, बाद में ये क्राइटेरिया सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है। अगर कोई यूएस जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, परमानेंट सेटलमेंट सॉरी, या फिर जॉब के लिए जा रहा है, या फिर जो है बिजनेस के लिए जा रहा है, या किसी क्रू का मेंबर है, तो उनको मिलता है इसका बेनिफिट। साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है उसको भी मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है और सिर्फ टेम्पोररी विजिट पर है अपने माँ बाप से मिलने, शादी वगैरह अटेंड करने, तो उनके लिए भी ये क्राइटेरिया बेनिफिट का रहा। कब तक, जब तक कि 2020 का अमेंडमेंट नहीं हुआ। 2020 के अमेंडमेंट में ये 182 दिन 120 दिन में बदल दिए गए। किनके लिए, जो इंडिया आते हैं केवल टेम्पोररी विजिट के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, तभी आंसर कर पाओगे। सो योर आंसर विल बी पहला है, 60 दिन का क्राइटेरिया अपडेट कर दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई है तो वहां पे करवाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से अब देख लीजिए नए सिरे से, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को डाउट था, पूछ रहे थे सर कि 2022-23 के लेंगे, 21-22 के लेंगे, तो उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार जो है नए सिरे से ट्राई कर लीजिए। इसका आंसर करिए, मैं समझाने वाला नहीं हूं, आप आंसर करिए सीधे सीधे, है ना। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात हो रही है। राजा ने इंडिया को छोड़ दिया है 1 मई 2022 को हमेशा के लिए, तो उसका स्टेटस क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। हमें यह आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 का ए, रेजिडेंट। ओके,
कर लेंगे ना इसमें कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं आपको, 11 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं या आप कर लेंगे? मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको करवा डाले। करना क्या है, 2022 और 23 का पूछ रहा है, उससे पिछले में चले जाइए। शुड आई एक्सप्लेन और रहने दूं? आप समझ लोगे। 11 का ए 11 का बी दोनों चल रहा है। देखिए ना, थोड़ा समझिए क्यों 11 का ए है, क्यों 11 का बी है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। मैं देखूं 11 का बी जो लोग आंसर कर रहे हैं, प्लीज बताएं कैसे 11 का बी आपने क्या सोचा, सिर्फ लिख दिया या कुछ सोचा है, लॉजिक लड़ाया है? थोड़ा लॉजिक दें हमें। 11 का ए बताने वाले लॉजिक दें, 11 का बी वाले भी लॉजिक दें कि आपने क्या सोच करके आंसर किया है कि सर ये रेजिडेंट होगा, और जिसने सोचा है नॉन रेजिडेंट उसने क्या सोचा है, थोड़ा सा लॉजिक दीजिए, पता तो चले आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। गलतियां क्यों हो रही भाई? जब क्लियरिटी इतने अच्छे लेवल की, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए सर। यही एक एक नंबर लेकर के वहां परेशानी हो जाएगी सर आपको, मतलब 50 नंबर लाने में भी आता हुआ। अब ऐसे कम से कम अजय वाले 4 क्वेश्चन किए हैं मैंने, उसके बाद में बीच में भी और क्वेश्चन करवाए, और फिर ये कम से कम 6वां क्वेश्चन या 7वां क्वेश्चन होगा जो इसी टाइप का ही है, उसके बावजूद भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, नॉट गुड। 31 डेज, अच्छा ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, 31 डेज कहा गया है। 11 ए पर्सन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ही वाज इन इंडिया फॉर होल ईयर, ओके, चेक फॉर 21 एंड 22, ठीक है, वी हैव टू चेक फॉर 2021-22, वेरी गुड। देखो 2022-23 का है तो हमें 2021 और 22 के लिए नंबर ऑफ डेज गिनने हैं, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में नंबर ऑफ डेज गिनने हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 मई 2022 को गया है, तो भाई 1 मई 2022 को गया, इसका मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में वो इंडिया में ही रहा है ना। देखो क्योंकि ये तो अगले साल जा रहा है ना, 31 मार्च के बाद जा रहा है मई में, तो पूरे साल अगर इंडिया में ही रह गया है तो 365 दिन रह गया इंडिया में, तो रेजिडेंट रहा भाई, उसमें तो नॉन रेजिडेंट का कोई सवाल ही नहीं बनता, ही इज रेजिडेंट। ये ऐसा व्यक्ति जैसे आप हो, पूरे साल यहीं रहे हुए हो, उस तरीके की सिचुएशन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने दी है। जिन्होंने नॉन रेजिडेंट कहा है वो थोड़ा सा एक बार विचार करें, मेरी बातों का, कॉन्सेप्ट का विचार करिए, क्या गड़बड़ आपने सोचा। देखिए सिंपल सा है भाई, हमको 22-23 में देखना है तो हम 21 और 22 में देखेंगे। एक बार डेट लिख लो जरा, 21-22 कब से है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब आओ जरा सा देखो यूएसए के लिए किस दिन छोड़ा है, 1 मई 2022 को, और यहाँ 31 मार्च को काम खत्म हो गया, अभी पूरा अप्रैल बचा हुआ है, मई बची हुई है, यहाँ तक गया ही नहीं, यही बैठा हुआ है, इंडिया में ही बैठा हुआ है, पान गुटखा खा रहा है, तो इंडिया में ही रह गया, रेजिडेंट कहला रहा है, ठीक है, वो अभी विदेश गया नहीं है, सो ही इज रेजिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इस बार गलत नहीं करेगा कोई, क्वेश्चन नंबर 12 में गलती नहीं होनी चाहिए। नो वन शुड मेक अ मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीपल टाइम एक्सप्लेनेशन करी हुई है। राजा लेफ्ट इंडिया फॉर यूएसए ऑन 1 मई 2022 फॉर गुड, हमेशा के लिए, सेम क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है, 1 मई 2022 को उसने यूएसए के लिए छोड़ दिया है, तो उसका स्टेटस क्या होगा 2023 और 24 में। 31 डेज किसी ने कहा था, 31 डेज वाला कॉन्सेप्ट वो गलत था जिसने भी कहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 12, गलती नहीं करेंगे, दिमाग स्थिरता से बिठा करके, अच्छे से सोच करके, लॉजिक के साथ आंसर दीजिए प्लीज जो है। अब इससे ज्यादा एनआरआई के बारे में गहराई में नहीं उतारा जा सकता है, मैंने एकदम आपको तालाब में उतार दिया है या समुद्र में उतार दिया है कह दूंगा। अब इसके बावजूद भी गलती हो जाए, बेकार है फिर पढ़ाना। 12B, ओके, 12B बी, गुड। चलिए थोड़ी तो लाज राखी आप लोगों ने हमारी, ठीक है। अगेन सेम वही, हमें किस ईयर का चेक करना है, 22 और 23 और 24 का, तो हम कहाँ गिनेंगे 22 और 23 में, 22 और 23 में आ जाओगे, कब से 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक हमें गिनना है। कब छोड़ कर गया है, 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को वो छोड़कर गया है। 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2022 के बीच में कितने दिन होंगे, पूरे अप्रैल में 30 दिन है, और 1 मई का दिन भी गिना जाएगा, तो 31 दिन हो गए, क्योंकि अराइवल का दिन और डिपार्चर का दिन भी हम काउंट करते हैं, तो इसलिए 1 मई को भी काउंट कर लेंगे, तो कुल मिला के 31 दिन, वो टोटल इंडिया में 31 दिन रह पाया है,
इस फाइनेंशियल ईयर में ही वॉज इन इंडिया फॉर 31 डेज। अभी 31 दिन में ना तो 60 दिन का क्राइटेरिया पूरा होगा और ना ही 182 दिन का क्राइटेरिया पूरा होगा, सो ही विल बी नॉन रेजिडेंट। सभी ने सही आंसर किया है और मैंने भी लॉजिक आपको सही से एक्सप्लेन किया है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन तुरंत ही लगा दी है। रानी के बारे में भी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, थ्योरी वाले में। अगेन रानी को भी टेस्ट करते हैं। ये देखिए, रानी ने इंडिया को छोड़ दिया है 1 जून 2022 को हमेशा के लिए, तो उसका जो है स्टेटस 2023-24 में क्या होगा। अच्छे से आंसर करिए, थोड़ा सा देखिए, समझिए और फिर आंसर करिए लॉजिक के साथ में। अब इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं कि लॉजिक ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 1 जून 2022 को इसने छोड़ा हुआ है, आपको 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का बी। ओके, थर्टीन का ए, इसमें शुरू हो गए फिर 13 ए और बी। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तराजू पर तौला जाता है। देखो 23 और 24 के लिए पता करना है तो हमें चाहिए 22 और 23 का, है ना, उससे प्रीवियस वाले का। तो हमें चाहिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 का डेटा। चलो बहुत बढ़िया। हमारा बंदा जो है छोड़ के, सॉरी रानी बंदा ये चली गई है मैडम 1 जून 2022 को छोड़ करके ये चली गई हैं। तो पूरे अप्रैल जो है ये रही हैं 30 दिन, पूरा मई रही हैं 31 दिन और जून में भी 1 दिन ये रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये 62 दिन जो है इन्होंने इंडिया में बिताए हैं, 62 डेज। ठीक है, 62 डेज इन्होंने बिताए हैं। अब देखो 182 दिन या उससे अधिक बिताया है, नहीं, पहली कंडीशन फेल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 60 दिन या उससे अधिक बिताया है। हाँ सर बिताया है, देखो ये सही है, तो 60 दिन से ज्यादा बिताया। अब अगला सवाल देखो अपने आप से कि क्या, लेकिन सिर्फ 60 दिन से काम नहीं चलेगा। 60 दिन के साथ एक और कंडीशन है कि पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर के पीछे वाले 4 फाइनेंशियल ईयर में टोटल 365 दिन उसे बिताना चाहिए। तो रानी चूंकि देश छोड़ के कभी गई ही नहीं है, तो भाई चारों के चारों बरस यहीं रही है, तो 365 दिन तो रही ही रही है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जा रही। तो भाई ये तो रेजिडेंट हो गई, मेरे हिसाब से ए होगा। बी वाले जरा से चेक मारिए, ए होगा। देखिए कंडीशन दोनों में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन 1 क्या है, 182 दिन या उससे अधिक रहे। अगर ये नहीं ये फेल कर जाती है तो दूसरी कंडीशन है कि 60 दिन रहे और उसके और प्लस, इसमें 60 और प्लस दोनों सही होना चाहिए। 60 और प्लस पिछले 4 फाइनेंशियल में 365 दिन रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन या ये दोनों में से कोई एक सही हो गई तो सी विल बी कॉल्ड रेजिडेंट। तो वो रेजिडेंट है। 13 का ए होगा। कोई डाउट हो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। जिन्होंने बी आंसर किया है एक बार जरा सा सोचें कि हमने क्या गलत सोचा। प्लीज थिंक अबाउट इट, है ना। सबने बस वही देखा होगा कि कितने 62 डेज हुए, 182 डेज है नहीं, तो हटाओ, बात खत्म हुई। नहीं भाई, देखो 60 दिन और 60 दिन प्लस 365 दिन वाला क्राइटेरिया भी चेक करो। 60 दिन है, हाँ 60 से ज्यादा दिन है, बिल्कुल है। 60 डेज प्लस होना चाहिए, तो 62 हो गए। और 365 दिन पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि भाई अगर इंडिया अभी छोड़ के वो हमेशा के लिए गई है 1 जून को, तो इसका मतलब इसके पहले तो यहीं रही होगी। ऐसे सिंपल सा समझ लिया करो यार, इसमें ऐसा नहीं है। जब तक लिखा ना हो कि वो पहले फ्रांस में रहती थी फिर जो है इंग्लैंड गई है, तब तक यही मान लो कि वो इंडिया में ही बैठी रहती थी और जिंदगी के एंजॉय किया करती थी। ठीक है, तो रेजिडेंट होगी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं बाकायदा, उसके बावजूद भी गलतियां हो रही हैं। थोड़ा सा यही नुकसान करता है सर, यही नुकसान करता है। आई नो एवरीथिंग बट आई एम नॉट श्योर इन एनीथिंग। मतलब मुझे सब पता है लेकिन किसी भी चीज में श्योरिटी नहीं है, यही नुकसान करता है। प्लीज जो है, इसीलिए मतलब जब एक्सप्लेन करता हूं सर तो बहुत अच्छे से और गहराई में जा करके एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले लेता हूं आप लोगों का, उसके लिए नाराज नहीं होना चाहिए, है ना। धर्मेंद्र सर गलत बताया क्या मैंने कुछ?
चलो क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ 60 डेज, यानी 182 डेज इन प्लेस ऑफ 60 डेज इज अलाउड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस केस में 60 दिन की बजाय आप 182 दिन अलाउ करते हैं, आपको बताना है इनमें से किन किन केसेस में आप 60 डेज की जगह पर एक्सेप्शन देते हैं और 182 दिन अलाउ कर दिया जाता है रेजिडेंट की परिभाषा में, रेजिडेंट की डेफिनेशन में, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इफ रेजिडेंट या पीआईओ इंडिया को छोड़ के जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा, अगर रेजिडेंट पीआईओ इंडिया को छोड़कर जाता है बिजनेस सेटअप के लिए। तीसरा, अगर रेजिडेंट या पीआईओ इंडिया छोड़कर जाता है क्रू मेंबर के तौर पर इंडियन शिप का, या वो जाता है कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए। रेजिडेंट या पीआईओ इंडिया को छोड़कर जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आपको बताना है कि 60 डेज की बजाय 182 दिन का जो एक्सेप्शन है वो किस किस केस में लागू होगा। केवल बी और सी में लागू होगा, केवल ए और बी के केस में लागू होगा, ए सी और डी के केस में लागू होगा, या ए बी और सी के केस में लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी, वेरी गुड, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। देखो 3 वजहें थी, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए, बिजनेस सेटअप के लिए जाए, या इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पर चला जाए। अगर आप बिजनेस मीटिंग वगैरह के उद्देश्य से जा रहे हैं तो आपको ये 182 दिन का एक्सेप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 4 हो जाएगा, डी इस परिभाषा से बाहर गया, ठीक है। किसी ने 14 का 3 लिखा हुआ, गलत बात है, बहुत गलत बात है, ए सी डी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। बीच बीच में भी आता है तो मैं रिवाइज करवाता हूं सर आप सभी लोगों को। बीच बीच में भी अगर क्वेश्चन पड़ जाता है सर ना, तो भी मैं रिवाइज करवा देता हूं, उसमें भी मैं नहीं मानता कि नहीं एक बार फिर से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 15 आप आंसर करिए। इफ अ इंडिविजुअल रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया comes to India for visit and not to stay or settlement in India permanently, then for becoming resident he needs to fulfill which of the following condition after the amendment of 1 अप्रैल 2020। आपको ये आंसर करना है, ठीक है। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो विदेश में रहता है, वो इंडिया आया हुआ है केवल टेम्पोररी विजिट के लिए, सेटलमेंट के लिए नहीं है, माँ बाप से मिलने, शादी वगैरह अटेंड करने आया है, तो उसको अगर रेजिडेंट बनना है तो उसको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी, वो भी 1 अप्रैल 2020 के अमेंडमेंट के बाद। सवाल ये पूछा है मैंने, तो पहला, उसे रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंट या पीआईओ होना चाहिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन उसने बिताया हो, 365 दिन या उससे अधिक पिछले 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिताया हुआ हो, या वो इंडिया में कम से कम 120 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहा हो, और इसकी इनकम 15 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो आपको बताना इनमें कौन कौन सी कंडीशन अगर व्यक्ति फुलफिल कर देगा, 5 कंडीशन दी हैं, कौन कौन सी कंडीशन वो फुलफिल कर दे तो वो व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। बताएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 का 2 ACDE, पूर्वा मैम, बहुत बढ़िया। जब सभी लोग सही बताने लगते हैं ना, तो मुझे अपने क्वेश्चन पे डाउट होने लगता है कि बहुत सरल क्वेश्चन तो नहीं बन गया है। और जब सभी लोग गलत बताने लगते हैं तो मुझे डाउट होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो। चलिए खैर, चलता है, ठीक है। 15 का 2, देखिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं, हर कोई एग्री कर रहा है कि ए सी डी और ई जो है हमारा सही होना चाहिए। देखो पहली कंडीशन है रेजिडेंट या पीआईओ होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कम से कम 120 दिन। 120 दिन कहां से आया, 1 अप्रैल 2020 के अमेंडमेंट के बाद आया है। अमेंडमेंट की बात ना होती तो यहां 182 डे भी चल जाता, ठीक है। ये हो गया। 15 लाख से ऊपर की इनकम होनी चाहिए, पिछले 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 365 दिन या उससे अधिक रहना चाहिए। ये जो है रिडंडेंट है, अनायास की चीजें रखी गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं, IIBF लेवल है या फिर नहीं है, पहले ये बता दीजिए जो है, क्योंकि भर भर के जो है थ्योरी लिखी होती है कि ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे ख्याल से शायद लास्ट क्वेश्चन हो, होपफुली। थैंक यू सो मच मैम। देखिए मदन जो है यूएसए में रहता है और वो जो है अकेशनली इंडिया आता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसके नंबर ऑफ डेज जो इंडिया में पिछले
6 फाइनेंशियल ईयर में रहा है वो दिया गया है आपको, ठीक है। तो पहली बात हमें ये क्लियर हो गई कि वो यूएसए में रहता है और बीच बीच में अपने माँ बाप से मिलने के लिए अकेशनल विजिट पर आता है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं 2021-22 और ऐसे दिया हुआ है। उसकी इंडियन सोर्स से अर्निंग 1 करोड़ रुपए की है, किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है मदन का बताइए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में आपको बताना है। नहीं नहीं, और टफ नहीं कर पाएंगे, बुक से ज़्यादा टफ कहाँ किया सकता है, ठीक है, बहुत है इतना। IIBF वाले भी देखो, एक बार पता है अभी क्या है, नए नए क्वेश्चन के सेट बने हुए हैं ना, तो IIBF ने भी मेहनत की है, किताब अपडेट की, उसी समय क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं, तो थोड़ा सा अभी जरा फुदक रहे हैं। एक बार उनके सारे क्वेश्चन खर्च हो गए तो औकात में रहेंगे, मेरा विश्वास मानिए। एक बार उनके क्वेश्चन खर्च हो जाने दीजिए सारे, फिर नए बनने बंद हो जाते हैं, वो वही उठा करके वही सेट रखते हैं, थोड़े बहुत नए बनाते हैं, अदरवाइज 60% क्वेश्चन रिपीट मारने लगते हैं, ठीक है। तो देखो हमने सवाल देखा, इंडियन सोर्स इनकम 1 करोड़ रुपए की है 2021-22 में, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको 22-23 का बताना है, 2022-23 का बताना है फ्रेंड्स, ओके। तो आइए अब सवाल देखिए, क्वेश्चन ये है, आपको मदन का रेजिडेंशियल स्टेटस 2022 और 23 का बताना है, सवाल मेरा ये है, ठीक है। और ये डिटेल दी हुई है आपको। जो एक लोग कंफ्यूजन रहती है ना सर कि 365 दिन कैसे लेते हैं, सर ये लीजिए बढ़िया अच्छे से 365 दिन कैलकुलेट करके, अब आप देख लीजिए, मौका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, रेजिडेंशियल, ए का मतलब रेजिडेंशियल है मेरे ख्याल से, बी का नॉन रेजिडेंशियल है, बी NRI, ओके। तो हमें 22-23 के लिए निकालना है, इसका मतलब फ्रेंड देखो हमें 21 और 22 में झांकना पड़ेगा, 21 और 22 के। हाँ, ये एक बढ़िया अमित सर आपका सुझाव है। देखिए मुझे थोड़े से डाउट बनते हैं, पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं। देखिए पहला, IIBF माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में है, ठीक है। दूसरा, CIB के लिए आपको 2 इंक्रीमेंट दिए गए। अब आप खुद जो है इन दोनों तथ्यों से निष्कर्ष निकालिए। मुझे ना मतलब अब क्या हुआ, इन्होंने खेल दिया है आपके साथ एक तरीके से कि 2 इंक्रीमेंट आपको देंगे और IIBF हो सकता है ये कर दे क्योंकि अब पहले हो सकता है आप लोग कहते हैं अरे मैं नहीं भरने वाला फॉर्म, लेकिन अब आप भरेंगे, विश्वास मानिए भरेंगे, है ना। तो मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है कि ऐसा संभव है कि CIB के 2 इंक्रीमेंट कहीं घातक न साबित हो जाएं माइनस मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं सिर्फ ऐसा सोच रहा हूं, गलत भी होता हूं, कई बार गलत हूं, अपनी खुद की जिंदगी के फैसले में गलत हूं तो दूसरे के लिए क्या कहूं, लेकिन मतलब कई बार सही भी हो जाता हूं, ठीक है। तो हमें 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में पहले देखना पड़ेगा बंदे की क्या स्थिति है। तो देखो 21 और 22 में बंदा 140 दिन रहा है, तो पहला जो 182 दिन का क्राइटेरिया वो तो फेल हो गया, लेकिन दूसरा 60 डेज का नहीं, 60 डेज नहीं होगा, कौन सा होगा, अकेशनली आ रहा है इंडिया में तो 120 दिन वाला क्राइटेरिया लगेगा, 120 दिन वाला अमेंडमेंट सहित लेंगे हम इसको, ठीक है। तो 120 दिन या उससे अधिक रहना चाहिए, तो हाँ 140 दिन रहा है, तो ये शर्त पूरी कर दी उसने। प्लस दूसरी शर्त क्या होती है कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन या उससे अधिक रहा हो, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में, यानी ये प्रीवियस ईयर हुआ और इससे पिछले के 4 फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस वाले, इससे पीछे के 4, देखो 21-22 तो प्रीवियस हो गया, उसके पीछे के 4 हमने ले लिए, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हम 4 ही क्यों लेते हैं। हमें 50 से मतलब नहीं दिया भले ही है, इससे मतलब नहीं है। तो 100, 50, 100 हो गया तुम्हारा 350 दिन, 350 दिन हो गए। हमें चाहिए कितना था, 365 दिन, यानी कि 120 या उससे अधिक दिन तो ठीक है, लेकिन पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन का क्राइटेरिया फेल कर गया। अगर ये फेल कर गया तो भैया रेजिडेंट नहीं रह जाएगा, ये NRI हो चुका, देखो चाहे, यही फंस गया ये मामला। अगर मान लो 365 दिन आ जाते तो हम देखते कि क्या उसकी इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख है उससे अधिक है कि नहीं, लेकिन यही फेल कर गया, 365 दिन नहीं बिता पाया, 350 दिन बिताए हैं, चालाक आदमी है, 350 दिन बिताया और NRI रह गया, देखो घूम टहल करके उसने। सो ही विल बी NRI। अब जिन बुद्धिजीवी लोगों ने आंसर किया है रेजिडेंट का, प्लीज जो है जरा सा देखें और मुझे बताएं क्या मैं गलत सोच रहा हूं। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज इन्फॉर्म, हो सकता है मेरे सोचने में गलती हो, मेरे हिसाब से ही इज नॉट रेजिडेंट,
नॉट रेजिडेंट होगा मेरे हिसाब से सर, एनआरआई होगा। कोई डाउट हो तो पूछें, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन जानबूझ के रखा है कि आप जो है अच्छे से दिमाग लगाना और गणित जोड़ना सीख लें। फाइनेंशियल 2021-22 काउंट होगा मतलब क्या है सर इस बात का? देखो हमें 2022 और 23 के लिए देखना है कि उसका इस फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम क्या करेंगे, पिछले से जाएंगे। 2021 और 22 में देखेंगे तो यहाँ 140 दिन बिताया है, तो हमारे 120 दिन वाले क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। इसके पीछे के 4 फाइनेंशियल ईयर हम ले लेंगे, तो ये 4 फाइनेंशियल ईयर लेंगे, जोड़ेंगे तो देखेंगे 350 दिन हो रहा है। 365 दिन अगर इसने बिताए होते, 365 या उससे अधिक, तब हम आगे जाते और देखते कि क्या 15 लाख या उससे अधिक कमाया है, लेकिन ये यही फेल कर गया, 350 ही दिन बिताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 350 दिन में से 140 दिन और जोड़ दूं, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, इसमें 140 दिन नहीं जोड़ेंगे सर, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। 2021-22 काउंट होगा, नहीं काउंट होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। देखिए बोला जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, देखिए तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमें देखना है कि क्या वो 120 दिन या उससे अधिक या 182 दिन या उससे अधिक बिताया हुआ होना चाहिए, तो इस क्राइटेरिया में आ रहा है। उसके बाद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वहीं छोड़ दीजिए और उससे नीचे चले आइए और 4 फाइनेंशियल ईयर लीजिए, उससे नीचे के 4 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट वाले, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 21-22 से पीछे 20-21 ना, देखो 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, अब इसमें टोटल मिला करके उसको 365 दिन बिताना चाहिए, सब मिला जुला करके। नंबर ऑफ डेज उसने गिन रखे हैं कि मैं यहाँ 100 दिन बिताया, 50 दिन बिताया, 100 दिन बिताया, 50 दिन बिताया, जो भी बिताया इसने, टोटल मिला करके इसने 4 साल में 350 दिन ही इंडिया में बिताए हैं। तो 365 दिन कहाँ हुए? ये नहीं जुड़ेगा सर, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, कंफ्यूजन मत रखिए। देखिए शर्त देखिए, कंडीशन 1 क्या कहती है? कंडीशन 1 बोलती है 182 दिन या उससे अधिक बिताया हो, या कंडीशन 1 फेल करेगी। कंडीशन 2 चेक करो, क्या कहता है? 120 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्लस, यानी कि ये भी सही होना चाहिए, ये सही हो प्लस ये भी सही होना चाहिए, 365 दिन लास्ट के 4 फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट के 4 का मतलब इस पिछले से पिछले वाले 4, ठीक है, प्लस 15 लाख की इनकम होनी चाहिए। किस केस में? अगर वो इंडिया अकेशनली विजिट के लिए आ रहा है, ये लास्ट वाला केस है। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात? तो मेरे ख्याल से भाई ये बंदा एनआरआई है। कौन है? एनआरआई। फेल हो गया, पास हो गई। ठीक है, इमीडिएटली तो 350 दिन फेल हो गई, तो ये विल बी कॉल्ड एनआरआई। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। जो कुछ कहानी रह गई है यहां क्लियर कर लीजिए। 120 डेज एंड 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन, हाँ बिल्कुल यही शर्त है सर, बिल्कुल। लेकिन 120 डेज जिस फाइनेंशियल ईयर में लेंगे उसको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मानेंगे क्या, उसी में देखते ही हैं। और बाकी के जो 4 फाइनेंशियल लेंगे वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से पीछे के होने चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग होने। इमीडिएटली भी शब्द यूज हुआ है, हमें ये नहीं कि कुछ भी सोच लेंगे, उससे जस्ट पीछे वाले 4 साल ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा सा, दिमाग की बत्ती खोल देगा ये। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज इनकम ऑफ 20 लाख फ्रॉम इंडियन सोर्सेस एंड 50 लाख फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो एक हमारे देश का सिटीजन है जिसने इंडियन सोर्सेस से 20 लाख रुपए कमाए हैं, फॉरेन से 50 लाख कमाए हैं। वो इंडिया आता है विजिट के लिए, अपने पेरेंट को विजिट करने के लिए आता है, और इंडिया में 200 दिन रह जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो देखो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारे कितने दिन रह गया? 200 दिन, चलो ये नोट कर लिया हमने। और 40 दिन रह जाता है करंट फाइनेंशियल ईयर में, चलो ठीक है 40 दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में रह गया, तो करंट फाइनेंशियल ईयर का भी 40 दिन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। और टोटल 310 दिन रहता है 4 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है ये, इससे पीछे के जो 4 फाइनेंशियल ईयर हैं उसमें 310 दिन वो रहता है, ये कहा उन्होंने। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 200 दिन रहा, करंट फाइनेंशियल ईयर में 40 दिन रहा, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से प्रीसीडिंग जो 4 फाइनेंशियल है उसमें 310 दिन रहा है, प्लस उसने कमाई करी है इंडियन सोर्सेस से 20 लाख रुपए की। आपको बताना है सर कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है करंट फाइनेंशियल ईयर में, आपको बताना है कि उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है करंट में। तो अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में बताना है
तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाकर के नंबर ऑफ डेज देखेंगे। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसने 200 दिन बिताए हुए हैं, 182 और प्लस डे वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया, ही इज डेफिनेटली अ रेजिडेंट। सारी राम कहानी अपनी जगह पर, ही इज रेजिडेंट, ठीक है, वो रेजिडेंट होगा। ए क्वेश्चन नंबर 17 का ए। बाकी सारी कहानी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली गई है सर। हाँ, 350 डेज के कारण एनआरआई होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज बस यहीं पर ही हमारा ये लेक्चर एंड होगा। बेहतर तरीके के क्वेश्चंस करवाए हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस चली गई हैं, पर यह है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो ही बीएफएम में हो क्या रहा है, चीजें हमारे हाथ से चली जाती हैं। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो बुद्धि खराब हो जाती है, समझ में आना बंद हो जाता है कि पूछना क्या चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा गहराई में उतरा हूं, थोड़ा पेशेंस हमारे साथ रखिए, बात बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सरल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज कठिन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ओनली लैंग्वेज जो है ऐसी बना दी गई है ताकि आप कंफ्यूज रहें। सोल्यूशन, ओके, देखो कुछ नहीं, सोल्यूशन में क्या है, सवाल यहां पीछे शुरू करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए तो नंबर ऑफ डेज देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसने कितने दिन बिताए हैं, तो वो इंडिया आया है और 200 दिन उसने बिताए हैं, कितने, 200 दिन बिताए हैं। लेकिन ये ध्यान दो जरा सा, वो इंडिया विजिट के लिए आता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 120 दिन या उससे अधिक वाला क्राइटेरिया लगेगा, 182 दिन वाला नहीं है ना, 120 दिन या उससे अधिक वाला, ठीक है। इंडिया विजिट के लिए आ रहा है तो 120 दिन या उससे अधिक अगर उसने बिता, नहीं ये दूसरी कंडीशन है, 182 दिन वाला ही लगेगा, सॉरी, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बनाना है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमें देखना होगा कि वो कितने दिन इंडिया में रहा है। यहां लिखा हुआ है कि वो इंडिया आता है, ठीक है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने 200 दिन बिताए हैं इंडिया में, कितने दिन, 200 दिन। तो 200 दिन यहां पर जैसे ही आपने देखा, अब आप अपनी शर्त नंबर 1 देखिए और शर्त नंबर 2 देखिए। हमारी शर्त नंबर 1 क्या है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया विजिट के लिए आता है, रुकने के लिए, ठहरने के लिए नहीं आता है, तो शर्त नंबर 1 है 182 दिन या उससे अधिक रुकना चाहिए। शर्त नंबर 2 है कि 120 दिन या उससे अधिक रुकना चाहिए, और प्लस 365 दिन रुकना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्लस 15 लाख से अधिक उसकी इनकम होनी चाहिए इंडियन सोर्सेस से। तो अगर हम केवल कंडीशन नंबर 1 में जाएं, 182 दिन या उससे अधिक बिताया है, तो हमारा आंसर आ जाता है हाँ। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई तो हमें कंडीशन 2 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं रही, सो ही विल बी डेफिनेटली कॉल्ड रेजिडेंट। थैंक यू सो मच सर, क्वेश्चंस आर अप टू द लेवल ऑफ IIBF। प्रीवियस में 182 दिन प्लस 15 लाख, वेरी नाइस, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ क्या कहानी चल रही है। तो ये रेजिडेंट कहलाएगा। मैंने एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हमें सोचना है, कैसे सोचना है। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट करिए, ओके, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये है, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कोई व्यक्ति इंडिया आ रहा है अपने माँ बाप को विजिट करने के लिए, तो क्राइटेरिया क्या है, रेजिडेंट कब कहलाएगा। पहली कंडीशन कहती है कि आपको 182 दिन या उससे अधिक बिताया होना चाहिए इंडिया में, या और लगा करके दूसरी कंडीशन ये कहती है कि पिछले फाइनेंशियल में 182 दिन वाला, या पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन बिताओ, प्लस उसके अलावा 120 दिन या उससे अधिक बिताना होता है, प्लस 365 दिन भी बिताने होते हैं, कब, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में, प्लस आपकी इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख या उससे अधिक की होनी चाहिए। 3 कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो ये कंडीशन कंप्लीट होती है, तीनों की तीनों होनी चाहिए। 120 दिन या उससे अधिक बिताओ, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन या उससे अधिक बिताओ, और 15 लाख या उससे अधिक कमाओ, तब होता है, ठीक है। अब कंडीशन 1 में मैं आया और मैंने देखा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन ये यहां रहा है, तो लिखा हुआ है भाई कि ही स्टेड इन इंडिया फॉर 200 दिन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। देखो लिखा हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो कितने दिन रहा, 200 दिन रह गया। अब अगर बंदा 200 दिन रह गया है, हमें चाहिए था 182 दिन या उससे अधिक केवल रुके, तब भी काम हो जाएगा। तो अगर 182 दिन से ज्यादा 200 दिन, तो 100% 182 ज्यादा है, तो यहीं से ही कंडीशन 1 ही बोल दे रही कि ये रेजिडेंट है। हमें कंडीशन 2 में जाने की जरूरत नहीं, ये कमा क्या रहा है, क्यों 4 साल में क्या किया,
हमें मतलब नहीं है इस महीने इस साल कहाँ रहा, कोई मतलब नहीं, हमारा काम यहीं से चल जा रहा है, पहली कंडीशन से ही चल जा रहा है। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक्सप्लेन दोबारा से कर दिया, 3 बार एक्सप्लेन हुआ ये क्वेश्चन, अब मत पूछिएगा प्लीज जो है, क्योंकि पूछ लेंगे तो फिर बताना पड़ जाएगा इसलिए कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच सभी के नाइस अप्रिसिएशन और अच्छे कमेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच। मैंने क्वेश्चंस का लेवल वाकई अच्छा रखा हुआ है, IIBF लेवल ही गए हुए हैं, उससे नीचे में नहीं जा रहे हैं। और भी क्लासेस आएंगी तो और अच्छा लगेगा आपको। आज यूट्यूब पर इसीलिए आया हूँ, एक तो आप लोगों को बधाइयाँ देनी थी कि भाई जो है 2 इंक्रीमेंट मिलने वाला है, तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिएगा अगर इंक्रीमेंट मिलता है, कैसे रख सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट ना दीजिए, पैसे मत दीजिए, लेकिन कम से कम अपने दोस्तों अपने सहयोगियों को हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, उतना भी हमारे लिए बहुत रहेगा सफिशिएंट, ठीक है ना और दूसरा ये था कि MCQ करवाते हैं, हो सकता है कुछ नए लोग हमसे जुड़ें, गंदा है पर धंधा है क्या करें, नए लोग हमसे जुड़ें, आंसर नहीं कर पाएंगे तो जुड़ेंगे, ऐप से कोर्स खरीदेंगे लेकिन सब के सब तो सही आंसर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को हमारा ऐप में जा करके कुछ परचेज करने की जरूरत है, सभी तो सही आंसर दे रहे हैं, ज़्यादातर 60% से प्लस जनता जो है अच्छा आंसर कर रही है, विच इज़ ए गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। इससे पता चलता है कि आप तैयार हैं, और कुछ इतने तैयार हैं कि हम ही को जो है चैलेंज करने लगते हैं, मतलब ये अच्छी चीज़ होती है, गुरु गुरु ही रह जाना चाहिए, चेला शक्कर हो जाना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। अगर आप मेरे से भी ज़्यादा काबिल बने तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। ठीक है, लाइक वगैरह कर दीजिए, देखिए बटन वगैरह होती है, अगर थोड़ा इतनी हिम्मत करी है तो एक और हिम्मत जो है कर दीजिए, लाइक मार दीजिए कि 51 लाइक हुए हैं भाई, मतलब थोड़ा सा, अरे जमीर अगर जिंदा है तो एक लाइक कर दीजिए भाई जो है। लाइक वगैरह करने से क्या होता है, यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करता है। थैंक यू सो मच, एक इंक्रीमेंट अगर आप लोग देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मज़ा ही आ जाएगा जी जी बिल्कुल, परचेज किया हुआ है। लो 51 लाइक थे, किसी ने वो भी हटा दिया, 51 की जगह 50 हो गए, हे भगवान। चलो कोई नहीं जैसा मन करे, लाइक करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, आपकी मर्जी पर है, नॉट अ इशू। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है हमारी तरफ से शुभ रात्रि है, गुड नाइट है सभी को। थैंक यू सो मच परतोष सर, एक्सेलेंट क्लास के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है अब क्लास को एंड कर सकते हैं, गुड नाइट सभी को। हाँ 74 लाइक्स हो गए, थैंक यू सो मच 100 कर दीजिए इसे चलिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू दिल से थैंक यू लाइक करने के लिए, अपना समय कीमती समय देने के लिए, गुड नाइट।